नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में बेहतर ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो आपका सेशन है, आज से हम लोग हिंदी भी पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, हिंदी का चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें कि हम पहले आपको जो गोधली पुस्तक है, गोधली पुस्तक पढ़ाएंगे। इसमें एक एक करके चैप्टर वाइज चैप्टर, लाइन बाय लाइन अर्थ समझेंगे बेहतर तरीका से एकदम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो पहला चैप्टर है आपका, वो कौन सा चैप्टर है, आप देखिए। यह आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और जाति प्रथा, ये आपका पहला चैप्टर है 10th के बुक का, हिंदी बुक का। ठीक है, और काफी अच्छा चैप्टर है, सामाजिकता पे लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सबसे बड़ी बात है कि ये पुस्तक लिखा गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको भारतीय संविधान के वास्तुकार भी माना जाता है। ठीक है, इसका कहानी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, एक दो कहानी अभी तक में जो भी आप लोग पढ़ाई किए हैं उसमें। आज पहले हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, और एक ही वीडियो में हम दोनों चीज करेंगे। इस चैप्टर को लेकर के आपके पास तीन क्लास लगेगी, जिसमें पहला है आपका सेशन, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव सेशन और तीसरा रहेगा आपका सब्जेक्टिव सेशन। ठीक है, आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहेंगे, वो आपके ऊपर इच्छा करता है तो आप कर सकते हैं, उसका कोई फी नहीं लगता है। ठीक है, ताकि आप हमसे जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा गया ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन काफी अच्छा चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले हम बाबा साहब के बारे में जानेंगे। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ब्रश से अंडरलाइन करेंगे। देखिए, बाबा साहब अंडरलाइन करने से बढ़िया है कि आपको मतलब ऐसे ही करें। ठीक है, ये रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है 14 अप्रैल 1891। कब होता है आप याद रखेंगे, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। कहाँ पे, महू मध्य प्रदेश में। कहाँ पे जन्म होता है याद रखेंगे, महू नामक स्थान है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, राज्य याद रखिए आप, मध्य प्रदेश में इसका जन्म होता है और एक दलित परिवार में होता है, काफी गरीब परिवार में इसका जन्म होता है, और जाति से कहा जाए तो दलित परिवार में होता है। ठीक है, देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक। ये चीज समझिए कि कह रहा है कि मानव मुक्ति, मानवता जो है उसको मुक्त करने वाले, मानव को एक जाल से मुक्ति दिलाने वाले, अपने समय के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति में से थे। इसके पास टोटल 32 सब्जेक्ट में पीएचडी का डिग्री था। ये बात आप जानिए कि यहाँ आज के दौर में एक पीएचडी का डिग्री होना बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टरेट का डिग्री एक हो जाए तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं और एकदम तन के खड़े होते हैं। इसके पास 32 गो था। समझ रहे कितने ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। एक दलित परिवार में जन्म होने के बाद भी ये इतने ज्यादा पढ़े लिखे। चलिए इसके बारे में देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। तो ये उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं, उच्च शिक्षा के लिए ये न्यूयॉर्क जाते हैं। कहाँ जाते हैं, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में जाते हैं। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है आपको याद होगा, अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में न्यूयॉर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये बड़ौदा नरेश, अब न्यूयॉर्क जाने में इसको प्रोत्साहन राशि मिला था बड़ौदा के नरेश। इससे
बड़ौदा के राजा से इसको क्या मिला था, प्रोत्साहन राशि मिला था, छात्रवृत्ति समझिए। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे ये कहा जाते हैं न्यूयॉर्क उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वहां से फिर जब ये न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर ये कहाँ जाते हैं, फिर ये इंग्लैंड भी जाते हैं, कहाँ जाते हैं इंग्लैंड भी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है। इंग्लैंड भी गए उन्होंने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इन्होंने जो है संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। मतलब इन्होंने संस्कृत के जो धार्मिक पुस्तक हैं, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा, पौराणिक कथाओं को पढ़ा, और ये वैदिक जितने भी वैदिक पुस्तक हैं, धार्मिक पुस्तक है, वैदिक समय में जो लिखे गए हैं, वैदिक काल में जो भी धार्मिक पुस्तक है, उन सब के अनुवाद को ये पढ़े थे। अनुवादित जो पुस्तक मिला इसको वो चीज ज़्यादा पढ़े थे। कहता ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। इन्होंने कई सामाजिक सुधार के लिए संस्थाएं भी बनाई थी, ठीक है। आगे देखिए, सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद व धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की उपलब्धि देखें तो आपके बुक में बहुत कम दिया है, ये चीज समझिए। हम कहते हैं शून्य के बराबर आपके पुस्तक में दिया है। इस महामानव को जितना पढ़ेंगे आप उतना ही आपको कम लगेगा, ठीक है। तो ये अगर कहा जाए तो ये ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में काफी सुधार के लिए संस्थाएं भी बनाए थे। इन्होंने इतिहास मीमांसक थे, ठीक है, इतिहास मीमांसक कहलाए। इसके बाद विधिवेत्ता, ठीक है, कानून के अच्छे जानकार भी थे। इसके बाद कहे तो ये अर्थशास्त्री भी थे, क्या थे, अर्थशास्त्री भी थे। इसको अर्थशास्त्र का काफी अच्छा जानकारी था। इन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी का डिग्री कर रखा था। इसके बाद समाजशास्त्री भी थे, ठीक है, समाजशास्त्री सोशोलॉजिस्ट भी थे ये, ठीक है। इसके बाद देखिए तो ये शिक्षाविद भी थे, क्या थे, शिक्षाविद भी थे, ठीक है, शिक्षाविद भी ये थे। इन सबों में इसको पीएचडी का डिग्री हासिल था। और बोला जाए तो टोटल 32 पीएचडी का डिग्री इसके पास हासिल था। और 32 पीएचडी का डिग्री बहुत ज्यादा होता है, ये कम नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा समय, 1 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान ले गए, फिर पाठ आपको आसान लगेगा। पाठ ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, व्याख्या बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया। ये वकालत भी किए, विधिवेत्ता थे। और अपने देश में, कहाँ पे, भारत में वकालत किए। वकालत मतलब ये क्या कहते हैं, एडवोकेट या समझिए वकील के रूप में इन्होंने काफी समय तक कार्य किए। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई। इन्हें राजनीति में काफी अच्छा दिलचस्पी भी था और ये राजनीति में काफी अच्छा महत्वपूर्ण योगदान दिए, जो बहुत जरूरी था, ठीक है। इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। इन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, किसको कहा जाए तो अछूतों को, मजदूरों को, और कहा जाए तो स्त्रियों को, किसको, स्त्रियों को, इन सबको एक ऐसे षड्यंत्रकारी जाल से बाहर निकाले जो समाज के द्वारा बनाया गया था। इसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ा। ये मजदूर, ये स्त्री, ये जो दलित परिवार थे, जो अछूत थे, जिसको छूने मात्र से व्यक्ति अपने आप को अपवित्र मानता था, इस सामाजिक जाल को तोड़े इन्होंने। आगे देखिए क्या होता है। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे।
अब ये जो रचना करते थे तो इसके प्रेरक में मुख्य 3 व्यक्ति शामिल थे। ये बात आप याद रखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रेरक कौन कौन थे? तो इसके प्रेरक में बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अब देखिए लास्ट अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। मतलब ये जन्म तो हिंदू परिवार में लिए थे, लेकिन ये मृत्यु बौद्ध परिवार में इसका हुआ। ठीक है, लास्ट में ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, इसके जीवन के 3 प्रेरक याद रखेंगे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले इसके जीवन के 3 प्रेरक थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठा समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। छोटी छोटी बात नहीं है, ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब एक एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, भारतीय संविधान, कहाँ के? भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता या वास्तुकार कहा जाता है इसे। भारतीय संविधान के निर्माता या वास्तुकार कहा जाता है। आज जिस पुस्तक के आधार पे देश चल रहा है उस पुस्तक के रचयिता, उस पुस्तक के निर्माणकर्ता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। आज वकील जिस पुस्तक को पढ़ के वो वकालत करते हैं, समाज की जो बुराई है उसे खत्म करते हैं, जो सजा है, जो दलित मतलब जो भी नियम कायदा कानून है वो बाबा साहेब के द्वारा बनाया गया है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि इसे प्राप्त है। ठीक है, आगे देखिए, दिसंबर 1986 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। अब क्या होता है, वो काला दिन, वो एक महामानव के जीवन का अंतिम दिन जो था, कब था? अब याद रखेंगे, दिसंबर। कब था? दिसंबर में। ठीक है, 1956 ये साल भारत, इस साल में 1956 में भारत ने सबसे अनमोल, कोहिनूर हीरा से भी अनमोल एक मानव को खो दिया। एक मानव इस संसार से चले गए। ये सिर्फ शरीर छोड़ के, बाकी भारत के इतिहास में ये सदा अमर रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का नाम रहेगा। ठीक है, तो बाबा साहेब का देहांत हो जाता है। कहाँ हो जाता है? दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में बाबा साहेब का देहांत हो जाता है। चलिए, ये पहला पैराग्राफ हम जाने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, और भी जानते हैं, आपको काफी अच्छा लगेगा। आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के इसे देखिए और कुछ पॉइंटों को आप अपनी पुस्तक में लिखिए, जरूरी है। ठीक है, कुछ पॉइंटों को अपनी पुस्तक में लिखिए। थोड़ी गर्मी है, साउंड आपको क्लियर जाए इसके लिए फैन बंद करके रखे हैं, जरूरी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कर लूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आप बेहतर समझिए। चलिए आगे देखते हैं। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। बाबा साहब कई पुस्तक लिखे, जिसमें आप देखिए उसकी प्रमुख रचना एवं भाषण द कास्टस इन इंडिया, द कास्टस इन इंडिया, काफी चर्चित पुस्तक है। अगर आपको इच्छा हो नहीं, आप इसे पढ़े, द कास्टस ऑफ इन इंडिया, द कास्टस इन इंडिया, ये इसका काफी चर्चित, काफी पॉपुलर पुस्तक है। इसके बाद देयर मैकेनिज्म, क्या नाम है इसका? मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म पुस्तक भी लिखे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, क्या लिखे हैं? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट पुस्तक भी लिखे थे। जेनेसिस
एंड डेवलपमेंट पुस्तक भी लिखे। उसके बाद देखिए द अनटेबल्स ये पुस्तक भी लिखे, नाम याद रखेंगे। ये सब पुस्तक काफी अनमोल है। द अनटेबल्स पुस्तक लिखे। उसके बाद हु आर द पुस्तक का नाम है, आप इसे नोट करके रखेंगे। हु आर द, हु आर द, ठीक है। हु आर दे पुस्तक भी लिखे। इसके बाद देखिए इन्होंने और भी कई पुस्तक लिखे। हु आर शूद्रज, ठीक है, ये लिखे। हु आर शूद्रज पुस्तक का नाम है, ठीक है। हु आर शूद्रज पुस्तक भी लिखे एवं और भी पुस्तक लिखे। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है, देखिए बुद्धिज्म पुस्तक का नाम है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म पुस्तक लिखे। बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक का नाम है, आप याद रखेंगे। बुद्ध एंड क्या पुस्तक है? बुद्ध एंड हिज धम्म, ठीक है। बुद्ध एंड हिज धम्मा, ठीक है। बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक भी लिखे। और भी मैं पुस्तक एक एक करके नोट कर रहा हूं, ठीक है। ये इसीलिए नोट कर रहा हूं क्योंकि ये सभी पुस्तक केवल 10th के लिए नहीं, आपके सिलेबस के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये पुस्तक काफी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य में, जहां से हिंदी जिस भी एग्जाम में है, एक पुस्तक प्रमुख है, इतने इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी लिखे। फाइट ऑन लिंग्विस्ट, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट है, देखिए। और पुस्तक है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? थॉट्स ऑन है। फ्रेश लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा सही रहेगा। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, काफी है। इसके बाद देखिए और भी पुस्तक लिखे। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू, ठीक है। पुस्तक का नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू। आप ये सभी पुस्तक, अगर आप चाहे जीवन में बाबा साहब के बारे में जानने का विषय में, तो इसके पुस्तक को पढ़ें। भारत में अगर आप किसी भी महान व्यक्ति के द्वारा लिखे गए पुस्तक को पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा आप शुरू करें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, ठीक है। आप शुरू यहाँ से करें, जरूर यहाँ से शुरू करें, ठीक है। ये पुस्तक लिखे। इसके बाद हिंदू वुमेन भी है, लास्ट में क्या कहते हैं? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन पुस्तक है। इसके बाद देखिए और भी पुस्तक लिखे हैं इन्होंने। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, देखिए पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, ऑफ कास्ट। मैं फ्रेश लिख रहा हूं ताकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। और भी इनके कई पुस्तक हैं, ठीक है, और भी इनके कई पुस्तक हैं।
चलिए आप अगर कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अभी देखिए बाबा साहेब जो हिंदी में पुस्तक लिखे हैं, हिंदी में उसका जो ये रचना है, इसकी जो वाङ्मय है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय, किस मंत्रालय याद रखेंगे, कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, ये नाम है के वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किए गए हैं। आप इसे एक एक खंड को मंगा के, जैसे भी होता है थोड़ा पैसा जोड़ के मंगा के पढ़े इसे जरूर, ठीक है। 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। चलिए आगे ये दूसरा पैराग्राफ भी हम जाने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। चलिए आगे के पैराग्राफ में जानते हैं। और भी यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण, सबसे पहले आप याद रखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना, ठीक है, किस विधा की रचना है। तो ये ना तो कहानी है ना कविता है, ये है भाषण। क्या है? भाषण है, ठीक है। ये भाषण दिए थे बाबा साहब, उसी के भाषण को एक पुस्तक में वर्णित किया गया, उसे नोट डाउन किया गया, जिसको नाम दिया गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भाषण है, ठीक है। आगे देखिए, यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण है, लेकिन यह भाषण किस पुस्तक में प्रकाशित है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो पुस्तक है, उस पाठ के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का अनुच्छेद से किंचित संपादक के साथ लिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पुस्तक कौन सा है, आप ये याद रखेंगे किस पुस्तक में ये चीज मिलेगा आपको। तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में मिलेगा, और इसके हिंदी अनुवादक में देखेंगे ललाई सिंह यादव। कौन? ललाई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरण में, ठीक है। तो इसका हिंदी रूपांतरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? ललाई सिंह यादव द्वारा इसका हिंदी रूपांतरण किया गया, ठीक है। जिसमें रूपांतरण जाति भेद का अनुच्छेद किस नाम से किए थे? वो ललाई सिंह यादव जो हिंदी रूपांतरण किए, किस नाम से किए थे? तो वो नाम है आपका जाति भेद का अनुच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता यह भाषण जाति पाति तोड़कर मंडल, मतलब लाहौर मंडल, यहाँ पे लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अधीक्षक भाषण के रूप में तैयार किया गया था। अब याद रखेंगे, लाहौर अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में 1936 में जब ये भाषण दिए थे, 1936 में जब ये भाषण दिए थे, तो उसी टाइम ये भाषण दिए थे, 1936 में ही ये भाषण दिए थे, ठीक है। और इसमें देखिए आप कि 1936 के जो अधिवेशन थे उसके अध्यक्ष जो थे बाबा साहब जी थे, ठीक है। अध्यक्ष जो थे बाबा साहब अपनी अध्यक्षता में, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता में इन्होंने यह भाषण दिए, ठीक है। आगे बढ़े हम, 1936 में यह भाषण दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कहता है, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। मतलब भाषण जो तैयार किया गया था, तो क्या होता है कि इसमें थोड़ा विवादित मैटर हो जाता है। विवादित मैटर वाजिबन है भाई, इतनी बड़ी लड़ाई है, कास्ट के खिलाफ लड़ाई है,
जो षड्यंत्र बनाया गया इस देश के व्यक्तियों द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, उस मनुवादियों के षड्यंत्र में ये जो दरारें पड़ने लगे बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण से, उसे तोड़ने का जो ये भाषण दिया गया, तो इस मैटर से विवाद तो वाजिब बन जाता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को बेहतर समझना, वो किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते थे, उसके बातों को संपूर्ण रूप से मान लेने का मतलब है कि समाज पूर्णतः शिक्षित है, लेकिन समाज पूर्णतः शिक्षित नहीं है, समाज रूढ़िवादियों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो देखिए पूर्णतः सहमति ना बन सकने के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया जाता है और इस भाषण को पूरा पढ़ा भी नहीं गया था। ठीक है, बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया, वो जो भाषण लिखे थे उसे एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। देखिए, ये जो भाषण दिया गया था, इसे समझिए बढ़िया से, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस उम्र में है आप, जिस पड़ाव में है, इस पड़ाव में अगर आप इसे बेहतर समझते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप जीवन में जाति प्रथा को बिल्कुल छोड़ देंगे, उससे आप बिल्कुल दूर चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है कि जब इसे स्वतंत्र पुस्तक दिया गया, नाम स्वतंत्र पुस्तक के रूप में दिया गया, तो इसका जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य बाबा साहब जी का क्या था, इसका उद्देश्य बहुत ही सुंदर था। कहता है कि श्रम विभाजन के नाम पर समाज में, कहाँ पे, आपके समाज में, आज भी ये चीज मिटा नहीं है, समाज में जो श्रम विभाजन के नाम पे, श्रम काम के बंटवारा, श्रम मतलब काम समझिए, वो लाज श्रम नहीं, वो ऐसे वाला लाज श्रम, वो वाला नहीं है, श्रम विभाजन के नाम पे जो समाज में मध्य युग से ही प्रारंभ हो जाता है, मध्य युग से ही प्रारंभ हो जाता है, ये एक फालतू अवशिष्ट बेकार की जो संस्कार है, बेकार की जो संस्कार बरकरार है, जाति प्रथा जो बन गया है, पर मानवीयता और नैसर्गिक जो मानव के लिए अति आवश्यक है, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और समाज को बेहतर बनाने के लिए एक सच्ची और अच्छी भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, इस भाषण के माध्यम से कहता जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांति विधिवत्ता का दृष्टिकोण उभर रहा है। देखिए, काफी अच्छी बातें बोल रहे हैं, काफी अच्छी बातें इसमें बताया जा रहा है। इतनी अच्छी बातें आपको, हमें नहीं लगता है कि किसी और महामानव के जीवन से संबंधित मिलेगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अगर कोई महान 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 में महान है तो बाबा साहब उससे भी एक कदम ज्यादा महान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधार जो है, जाति प्रथा पर जो बेकार की, विष से भरा हुआ, विषमता से जो समाज को बंटवारा करने का आधार बना है, में रूढ़ी के आधार, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए जो इस तरह की नीति बनाए रूढ़िवादी व्यक्ति है, और उसके जो ये द्वारा बनाए गए एक ऐसा षड्यंत्र जो समाज को ग्रह की तरह जकड़ लिया है, और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर, मतलब ये लोकतंत्र के लिए एक बीमारी है, लोकतंत्र के लिए बीमारी जैसी प्रकृति है इसकी, पर भी यहाँ एक संभ्रांति विधिवत्ता का दृष्टिकोण उभर रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। मतलब भारतीय लोकतंत्र, भारत में जब लोकतंत्र स्थापित किया गया, भारत में जब लोकतंत्र स्थापित हुए, भारत में जब लोकतंत्र स्थापित हुए, तो इस देश के जो नागरिक इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उसके लिए यह भाषण बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने का एक रास्ता है, एक स्रोत है, एक माध्यम है। इतने अच्छे विचार बाबा साहब के ही हो सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि
इससे ज़्यादा भारत के इतिहास में कोई महान हो सकता है? नहीं हो सकता। बाबा साहब का तुलना करना नहीं संभव है। हाँ, सबकी अपनी क्वालिटी होती है, सब अपने आधार पे महान होते हैं, लेकिन इसका जो आधार है वो समाज निर्माण का आधार है। चलिए, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में हम जाने। आगे देखिए, आगे है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब यह आपका पाठ शुरू हो जाता, अब यह आपका पाठ शुरू हो जाता, ठीक है। देखिए, काफी अच्छा पाठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पाठ को बताते हैं कि क्या विशेष है इस पाठ में। तो चलिए देखते हैं अब पाठ जो आपका है वो क्या कह रहा है। बिल्कुल बेहतर समझेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर समझेंगे, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इस पाठ को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। वैसे मैं हिंदी में जो भी पढ़ाऊँगा, हिंदी नहीं, आपको और विषय अकेले पढ़ाऊँगा, जो भी पढ़ाऊँगा, किसी भी चीज़ को बस आप कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिए, भूलने नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए, कहता है कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा आपको बेहतर दिखे। कहता है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह विडंबना की बात है। कहता है यह बड़ी ताजुब की बात है, यह बड़े दुख की बात है, यह बड़ी अजीब बात है कि आज इस आधुनिक दौर में भी जातिवाद के विचार के समर्थक, जो जातिवाद को मानते हैं, जिसके कारण आज भी समाज में जातिवाद बरकरार है, जाति के विषय को लेकर के समाज में जो भेदभाव हो रहे हैं, आज के इस आधुनिक दौर में भी ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। जातिवाद समझ रहे ना, जातिवाद के पोषक, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कहता है नहीं है, इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। जो जातिवाद के पोषक हैं, समर्थक, जो जातिवाद के समर्थन में है, जिसका कहना है कि जातिवाद सही है, उस व्यक्ति का आधार क्या है। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेहतर समझना। जातिवाद के पोषक अपना तर्क देते हैं बहुत ज्यादा। कहता है सार्थक समर्थक का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अब देखिए, कई शर्त देते हैं जिसमें कहता है कि सभ्य समाज, ठीक है। सभ्य समाज मतलब एक अच्छे समाज के निर्माण, ठीक है। सभ्य समाज के निर्माण के लिए कार्य कुशलता, सभ्य समाज के निर्माण के लिए कार्य कुशलता मतलब कार्य में किसी भी काम को करने की जो बेहतर योग्यता होती है, ये एक कार्य कुशलता तर्क देते हैं। कार्य कुशलता के लिए ये जाति प्रथा श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। काम का बंटवारा जरूरी है, मतलब हुनर बेहतर हो, इसके लिए काम को बांट देना चाहिए, ये चीज तर्क दे रहे हैं, ठीक है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। काम का बंटवारा आप कार्य कुशलता को देखते हुए कह रहे हैं कि नहीं, कार्य में समाज के व्यक्ति काम करने में ज्यादा कुशल हो तो श्रम विभाजन जरूरी है, काम का बंटवारा जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए कि ये काम करने के लिए, हुनरमंद होने के लिए जरूरी है, और काम के आधार पर ही जाति है, तो इस आधार पर जातिवाद भी सही, ये एक तर्क देते हैं,
ठीक है, गजब बात है, इसमें कोई बुराई नहीं मानते हैं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ठीक है, अब कहता है ठीक है, श्रम का विभाजन करना था, काम का बंटवारा करना था, काम करने वालों का बंटवारा नहीं करना था। आप श्रम विभाजन को वैध मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत है कि आप श्रमिकों का बंटवारा कर देते हैं, काम करने वालों का भी क्या कर रहे हैं आप, बंटवारा कर देते हैं। ये बड़ी आपत्तिजनक बात है, ये बड़ी दुख की बात है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। ठीक है, कहता है श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। हाँ, हम ये चीज मानते हैं, बाबा साहब भी कहते हैं कि देखिए श्रम विभाजन मतलब कार्य को आप बांट दिए, कार्य को बांट दिए, किस लिए, बेहतर समाज निर्माण के लिए, बेहतर समाज निर्माण के लिए। ठीक है, ये चीज हम भी मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि बेहतर समाज बनाने के लिए काम का बंटवारा होना जरूरी है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि परंतु किसी भी सभ्य समाज में दिक्कत ये है, पहले ये चीज समझिए कि ये श्रमिकों का भी बंटवारा कर देता है। आगे कहता है परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। ये चीज समझिए, कहता है कि किसी भी सभ्य समाज, अगर कोई समाज सभ्य है, क्या है, सभ्य है, कोई समाज अगर सभ्य है, बेहतर है, ठीक है, तो उस समाज में क्या है कि श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। ये श्रमिक जो काम करते हैं, श्रमिक का विभाजन, ये चीज समझिए कि श्रमिक का विभाजन कुछ काम कुछ निश्चित वर्ग के व्यक्ति ही करेंगे और फिर दूसरा काम किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति ही करेंगे। काम का बंटवारा नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे काम करने वालों का बंटवारा किया जा रहा है, ये नहीं करता है। किसी भी सभ्य समाज के निर्माण में काम का बंटवारा लाजमी है, जरूरी है, लेकिन ये बंटवारा नहीं करता सभ्य समाज कि काम करने वाले एक ही टाइप के काम करेंगे। उसको ये चीज समझा दिया गया है कि आप केवल एक प्रकार के ही काम कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। ये कहाँ का नीति, सभ्य समाज तो ये नहीं कहता है कि आप उस काम को करने में हुनरमंद है या नहीं है, लेकिन वो काम एक निश्चित काम ही आपको करना पड़ेगा। ये गलत है। यहाँ पे आगे कहता है, आगे देखिए, कहता है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। अब एक बात ये चीज समझिए, श्रम का विभाजन किए, श्रम के विभाजन के कारण श्रमिक मतलब जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, श्रमिकों का भी विभाजन कर दिए, श्रमिकों का भी क्या कर दिए, विभाजन कर दिए, श्रमिकों का विभाजन कर दिए। ये तो भैया ठीक है, मान लिए ये बुरी बात है, एक मिनट के लिए इसे भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इसमें श्रम विभाजन के आधार पे श्रमिक विभाजन में एक श्रमिक समाज के काम करने वाले एक अपने आप को ऊंचा समझता है और दूसरे को नीचा बताता है कि हम तुमसे ज्यादा उच्च हैं और तुम हमसे ज्यादा नीच हो तुम, ये बता रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऊंच नीच, ठीक है, ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच की व्यवस्था कर दिया। आप क्या कर रहे थे, सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए काम का बंटवारा कर रहे थे, काम का बंटवारा कर तो दिए, उसके साथ साथ आप काम करने वालों का भी बंटवारा कर दिए। काम करने वालों का बंटवारा करके आप क्या किए, समाज को
एक ऐसी बुराई दे दिए कि जिसमें एक व्यक्ति को नीचा बता दिया जा रहा है और एक व्यक्ति को ऊंचा बता दिया जा रहा है। आप ये सभ्य समाज का निर्माण कहाँ किए? ये ऐसा सभ्य समाज में कहाँ होता है? आप तो कह रहे हम सभ्य समाज में बनाना चाहते हैं, इसीलिए श्रम विभाजन किए। जो श्रम विभाजन एक साइड इफेक्ट बुराई के रूप में श्रमिकों का विभाजन कर दिया। श्रमिकों का विभाजन करने के बाद ऊंच नीच का भावना दे दिया। ये सभ्य समाज का निर्माण है। ये जातिवाद के पोषक कह रहे हैं, तो बाबा साहब उसको जवाब दे रहे, बताइए ये क्या है? ठीक है, आगे देखिए कहता है ऊंच नीच भी करार देती है जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। कहता है ये भी बड़ी बात समझिए कि ये केवल व केवल आपके समाज में है, आपके देश में है। दुनिया में और भी कई देश हैं, बहुत सारे देश हैं, आपसे अच्छे भी हैं, यहाँ तक कि आपसे कमजोर, आपसे छोटे, आपसे ज्यादा गरीब देश भी हैं। उसके समाज में ये व्यवस्था नहीं है और आप इतने बड़े, इतने महान देश हो करके भी आपके समाज में ये बुराई है, फिर भी आप कहते हैं मेरा देश महान है। कैसे? आपसे तो ज्यादा महान वो लग रहा है जो आपसे छोटे, कमजोर है, फिर भी वो इस तरह की बुराई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं समाज में। ठीक है, कहता है विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं मिलता देखिए जो ये भारत में देखने को मिलता। आगे की बात करते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है बच्चों कि आप बेहतर समझ रहे हैं इस चैप्टर को। ये बीच बीच में ना मक्खी भी हमें परेशान करता है। चलिए कोई बात नहीं, क्या ही कर लेगा छोटा सा मक्खी, करने दीजिए। ठीक है, आगे की जो बातें हैं भाषण उसे हम समझते हैं। कहता है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अब कहता है कि जाति, ठीक है, जाति प्रथा, अगर जाति प्रथा का आधार हम मान ले कि जाति प्रथा वृक्ष जो टिका है, जाति प्रथा नामक वृक्ष जो टिका है, ये श्रम विभाजन पर है, श्रम विभाजन पर। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि श्रम विभाजन पर जाति प्रथा जो निर्माण किए हैं ये तो पहले गलत है। सबसे पहले तो यही गलत है कि श्रम विभाजन, काम के बंटवारा के आधार पर आप जाति बना दें, ये तो सबसे पहले गलत है। ठीक है, आगे की बात समझते हैं। कहता है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता पर सीमा तक व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कहता ठीक है, सभ्य समाज निर्माण करने के लिए श्रम का विभाजन कर रहे हैं ना, तो एक बात समझिए, आप श्रम का विभाजन करिए, श्रम का विभाजन करिए, लेकिन यहाँ पे समझिए कि सभ्य समाज, आप जो कह रहे हैं कि हम एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए श्रम विभाजन कर रहे हैं, तो भाई साहब आप समझिए कि सभ्य समाज बनाने के लिए ही तो श्रम विभाजन कर रहे हैं। तो सभ्य समाज बनाने के लिए जो श्रम विभाजन कर रहे हैं, तो कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ये निर्णय लेने का अधिकार उस व्यक्ति को होना चाहिए और उसकी कार्य कुशलता जो है, उसकी जो काम करने का सीमा है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो क्षमता है, उसके आधार पे वो काम करने का चुनाव स्वयं करे। कोई व्यक्ति अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो उसको करने दीजिए, वो बिजनेस में माहिर है तो वो करेंगे। कोई व्यक्ति टीचिंग करने में, पढ़ाने में माहिर है तो उसको टीचिंग करने दीजिए, क्योंकि वो पढ़ाने में ज़्यादा कुशल है, बेहतर कर सकते हैं उस क्षेत्र में। कोई व्यक्ति कृषि कार्य करने में ज़्यादा एक्टिव है, माहिर है, उसके अंदर कृषि कार्य करने का ज़्यादा हुनर है, तो उसको कृषि कार्य करने दीजिए। ये उसका मन है, वो इसके लिए स्वयं उस क्षेत्र में जाने के लिए रेडी, तो उसको जाने दीजिए, उसको प्रतिबंधित ना करिए। ठीक है, वही कह रहा है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति, सक्षम श्रमिक जो है, समाज का निर्माण करने के लिए काम करेंगे। समाज का निर्माण करने के लिए कुशल व्यक्तियों का होना आवश्यक है, और कि हम व्यक्तियों की क्षमता
उस सीमा तक, क्षमता इस सीमा तक विकसित करें। और जो भी व्यक्ति मेरे समाज में है, जो आज जन्म ले रहे हैं, जो आज योग्य हैं, उसकी कुशलता की सीमा, उसका हुनर हम इतना बढ़ाएं, इतना ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे वह अपने पेशा या कार्य, उसके अंदर इतना हुनर बनाए कि वो अपना काम जो है, कौन सा काम करेंगे, इसका चुनाव वो खुद करे, उसका चुनाव वो खुद करे। मानव को कौन सा काम करने में बेहतर लग रहा है, इसका चुनाव वो खुद करेगा ना, ये चीज जरूरी है। ठीक है, आगे कहता है, देखिए, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा दूषित सिद्धांत, यह जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कहता है, भैया जी, काका जी, एक चीज बताइए, आप जो श्रम विभाजन कर रहे हैं, श्रम विभाजन किए सभ्य समाज बनाने के लिए, तो आप देखिए, आपके द्वारा बनाए जा रहे सभ्य समाज की ये बहुत बड़ी विशेषता है। समझ रहे हैं ना, ये कितनी बड़ी विशेषता है कि कोई व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता के अनुसार कार्य का चयन करेंगे, ये अधिकार देना चाहिए आपको। और इसके जगह आप जाति प्रथा, कौन सी प्रथा, जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा के तिरपाल के नीचे, जाति प्रथा के तिरपाल के नीचे कोई भी व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, ये निर्धारण गर्भकाल से ही हो जाता है। जब कोई व्यक्ति जन्म ले रहा होता है, अभी इस धरती पर पैर भी नहीं रखा है, माँ के गर्भ में ही है, और उसके जन्म लेने से पहले ही ये निर्धारित कर दिया जाता है कि वो कौन सा काम करेंगे। और ये निर्धारित कौन कर रहे हैं, तो ये निर्धारण हो रहा है उसके माता पिता के पेशा, मतलब पारिवारिक पेशा। ये चीज बच्चा जन्म लिया भी नहीं और ये निश्चित हो गया है कि जो पेशा उसके माता पिता कर रहे हैं, जन्म लेने के बाद वो बच्चा भी, वो जब बड़े होंगे, जिस दिन से वो काम करने योग्य होंगे, वो भी वही काम करेंगे जो उसके माता पिता कर रहे हैं। ये आपका सभ्य समाज है, जिसको बनाने के लिए आप क्या किए हैं, श्रम विभाजन किए। तो माता पिता जिस कार्य को कर रहे हैं, भले उसका बेटा, उसका संतान उस कार्य को बेहतर कर ना पाए, लेकिन फिर भी उसी काम को करेंगे। ये आपका सभ्य समाज है। ठीक है, आइए देखिए कहता है, और ये हो कैसे जाता है, उसके माता पिता के पेशा को ही अपनाना पड़ता है। ये चीज देखिए, कहता है कि माता पिता के सामाजिक स्तर, अब उसके माता पिता को समाज में किस तरह का स्तर प्राप्त है। ये जो श्रम विभाजन किया है, श्रमिक विभाजन किया है, श्रमिक विभाजन के बाद ऊंच नीच की जो व्यवस्था आप बनाए हैं, ये जो लेवल बनाए हैं, उस लेवल के अनुसार गर्भ में ही बच्चा का, गर्भ में ही व्यक्ति का पेशा निर्धारित कर दिया। ये देख रहे हैं, ये जी बाबा साहब कितने कितने महान व्यक्ति थे कि ये कहाँ तक सोच सकते थे, इसकी दूरदर्शिता को आप समझिए। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या कहता है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना है। अब ये भी बात है कि वो जन्म लिए ही नहीं, अभी तक पेशा निर्धारित हो गया, अब वो जन्म लेंगे, अब माता पिता के द्वारा जो पेशा किए जा रहे हैं उसी पेशा को करेंगे। वो उसको उस क्षेत्र का प्रशिक्षण मिला है कि नहीं मिला है, वो उसी कार्य को करने के योग्य है कि नहीं है,
उस कार्य को और भी बेहतर वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसकी दिलचस्पी उस कार्य को करने में है कि नहीं है, इस सब को देखे बिना ही यह निर्धारण कर दिया जाता है सामाजिक स्तर के आधार पर। ठीक है, आगे का पैराग्राफ देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप बेहतर समझ रहे होंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है आप बेहतर समझ रहे होंगे और आप भी इस चीज को बताएंगे कि आपको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आप बिल्कुल बताएंगे, बेझिझक बताएंगे। आपको जहां भी लगे कि यहाँ पे हम नहीं समझे तो आप वहां पे वीडियो पॉज करके दोबारा भी देख करके समझिए और आराम से सोचिए, उसमें धीरे से सोच करके समझिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। अब कहता कि ठीक है, अब जन्म से पहले, कब जन्म लिया भी नहीं, जन्म से पहले ही आप क्या कर दिए, पेशा निर्धारित कर दिए और उस पेशा को वो बेहतर नहीं कर पा रहा है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उसको उसी कार्य को करवा रहे हैं, बंधक के रूप में जबरदस्ती करवा रहे हैं। अब जबरदस्ती गधा को पानी नहीं पिलाया जा सकता है, समझ रहे हैं ना, जानवर को चारा नहीं खिलाया जा सकता है, और आप एक इंसान से ये उम्मीद करके रखे हैं कि जबरदस्ती आपको यही काम करना पड़ेगा, और ये कह रहे हैं कि ये मेरा सभ्य समाज है। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं। आपके विचार कितने सभ्य हैं, ये समाज को कह रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़े ना, आगे बढ़ते हैं। कहता कि एक पेशा से बांध देता है, एक पेशा से क्या करता है, बांध देता है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अप्राप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। अब मान लीजिए कि काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर वो व्यक्ति काम करके ठीक ठाक और जीवन जीने के लिए संपत्ति अर्जित नहीं कर पा रहा है, वो उस पेशा को करने से, उस पेशा जो उसको गर्भ में रहते हुए ही प्राप्त हो गया है, उस पेशा को करने से उसका जीवन चले या ना चले, चले या ना चले, जीवन चले या ना चले, वो भूखे मर जाए, उस काम को कर नहीं पा रहा, उसको होता नहीं है, और काम नहीं कर पाने के कारण वो सही मुआवजा भी नहीं ले पाता है। अब बेचारा भूखे मर रहे हैं, लेकिन आपका जाति प्रथा उसे काम बदलने का इजाजत नहीं दे रहा है, उसे काम बदलने का इजाजत नहीं दे रहा है। ये आपका सभ्य समाज है। ये क्या है, आपका सभ्य समाज। वो भूखे मर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं बदल सकते। देखिए, आपका सभ्य समाज भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, उसके लिए सही नहीं है, पर्याप्त नहीं है, होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। तथा आज का दौर है, आधुनिक समय में उद्योग धंधों में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उद्योग धंधों में अनावश्यक परिवर्तन हो जाता है, अचानक परिवर्तन हो जाता है। स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है कि कभी कभी अचानक उद्योग धंधों का रूप बदल जाता है। जो कल कार्य हाथ से हो रहा था, आज वही कार्य मशीन से हो रहा है। ठीक है, वही काम मशीन से हो रहा है, तो उद्योग धंधों की स्थिति बदल गई है। ठीक है, अब जब स्थिति बदल गई है तो वहां पे कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिक्कत होगा, जिसके कारण उसे जब दिक्कत होगा तो वो सही तरीका से कार्य नहीं कर पाएंगे और इस तरह से उसकी जीविका भी छिन जाएगा, लेकिन वो काम नहीं बदल सकता। वो क्या कर सकता, काम नहीं बदल सकता। कोई व्यक्ति उच्च वर्ण के हैं, उद्योग धंधा कर रहे हैं, उसे उद्योग धंधा करने नहीं आता है, लेकिन वो उद्योग धंधा करेंगे, वो अपने धंधा को, अपने कारोबार को चौपट कर बैठेंगे और वो फिर से रोड पे आ जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति दूसरा कार्य नहीं कर सकता, वो उद्योग धंधा करेगा। ये काम उसको बांध के रखा है, वो बदल नहीं रहा। ठीक है,
तो ये कहता है निरंतर आता अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अब कहता अचानक परिवर्तन के कारण, अकस्मात सामाजिक परिवर्तन के कारण अगर उसको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, सही ढंग से कार्य करने के लिए जो काम वो बेहतर कर सकता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत संपत्ति कमा सकता है, अपने जीवन को समृद्धि में ला सकता है, सुख सुविधा वो प्राप्त कर सकता है, जिस काम को करके ये समाज या आपका सभ्य समाज उसको वो काम करने से रोक रहा है, ठीक है, ये आपकी सभ्य समाज की विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है, वो बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है, कोई चारा नहीं बचता है। वहां पे इंसान भूखे ही मरेंगे, वहां पे इंसान क्या रहेंगे, भूखे ही मरेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कहता है, कहता है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता। हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है वो किसी भी व्यक्ति को ठीक है। अब देखिए ये जी कह रहा है कि ये जो आपके सभ्य समाज का धर्म है, कौन सा धर्म, हिंदू धर्म, कौन सा धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है, मुख्य रूप से जिसमें जाति प्रथा है, ठीक है। कहता है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा, इस धर्म में जो जाति प्रथा है, कौन सी प्रथा, जाति प्रथा है, ये जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है कि वो जरूरत पड़ने पे अपना पेशा बदल सके, ये आपका धर्म इजाजत नहीं देता है। कहता है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, जो उसके पैतृक पेशा ना है, वो पेशा अगर वो करना चाहते हैं तो आपका समाज उसे मना कर रहा है और ये कह रहा है कि ये मेरे धर्म के खिलाफ है। पिता जो काम किया है वही काम बेटा करेगा, पैतृक पेशा होना चाहिए, भले ही वह उसमें पारंगत हो, कहता है भले ही उसमें वो पारंगत ना हो या हो, ठीक है, पेशा ना हो, पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि किसी गरीब परिवार में जन्म लिया, कुम्हार के परिवार में जन्म लिया, कुम्हार कहते हैं अभी समाज में एक जाति ही है, एक कुम्हार परिवार में जन्म लिया जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। अब उसका पुत्र, उसका जो संतान है, मिट्टी के बर्तन बनाने में ज्यादा कुशल नहीं है, वो बेहतर ढंग के मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहे हैं, जिसके कारण उसका जीवन बेकार बीत रहा है। अब वो चाहता है कि हम मिट्टी के बर्तन को छोड़ करके हम क्या करें, किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई लिखाई करें, पढ़ाई लिखाई हम टीचिंग करें, या वो चाहता हम किसी भी बड़े कंपनी में जाकर के मैनेजिंग का काम करें, या हम दूसरा काम करें, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम छोड़ देते हैं। तो आपका धर्म उसको ये चीज़ करने से रोक रहा है। वो कहता है कि नहीं, तुम मिट्टी का बर्तन ही बनाएगा, तुम जैसा बनो, नहीं आता है तो तुम भूखे मर जाओ, लेकिन तुम दूसरा काम बदल नहीं सकता, ये आपका धर्म कह रहा है, ठीक है, उसमें वो पारंगत हो या ना हो। कहता है इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर, पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण व प्रत्यक्ष कारण भी बनी हुई है। और इस तरह से लोग, वो व्यक्ति जो जिस कार्य को करने में कुशल है उसे वो काम करने नहीं दिया जा रहा है, और वो चुपचाप मुंह बंद करके उस काम को कर रहे हैं जो काम उसको करना नहीं आता है, जिस काम को करने में वो कुशल नहीं है, पारंगत नहीं है, बेहतर तरीका से नहीं कर पा रहे हैं, और वो अंततः तंग आकर के मन नहीं लगने के कारण काम छोड़ करके बस बैठा है। और ये भारत में बेरोजगारी का एक कारण, प्रत्यक्ष कारण है, ये कारण है और प्रत्यक्ष कारण बेरोजगारी का है। उसे स्वतंत्र करिए, वो जो भी काम करना जानता है, बेहतर जिस काम में करने के लिए उसको हुनर है वो काम वो करे, जो काम वो बेहतर कर सकता है वो काम करे। तो वो व्यक्ति जिस भी कार्य में कुशल है वो काम करेंगे, उसका मन उसमें लगेगा और वो काम करेंगे, तो एक बेरोजगार तो घटेगा, समाज में एक बेरोजगार तो घटेगा। लेकिन आप तो इजाजत ही नहीं दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपका सभ्य समाज है। कहता है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। कहता है कि अगर
जातिवाद के पोषक के लिए कह रहे, जातिवाद के पोषक के लिए कह रहे कि श्रम विभाजन, आप तो बोल रहे थे श्रम विभाजन, श्रम विभाजन के आधार पर, किस पर, श्रम विभाजन के आधार पर आप क्या बनाए हैं, जाति बनाए, क्या बनाए हैं, जाति बनाए हैं। और इस तरह से आपका ये श्रम विभाजन के आधार पे बना हुआ जाति कितनी बड़ी समस्या को जन्म दे रहा है आप ही के समाज में, इसे आप एक बार गौर से देखिए। ठीक है, कोई कहता है कि जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, जाति प्रथा का वह श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। कहता है ये जो जाति प्रथा है, ये जो जाति प्रथा है, जो जाति प्रथा श्रम विभाजन कर रहा है, क्या कर रहा है, श्रम का विभाजन कर रहा है, श्रम विभाजन कर रहा है, श्रम विभाजन कर रहा है, श्रम विभाजन कर रहा है, वो इच्छा, वो व्यक्ति जिसके श्रम को आप बांट रहे हैं, जिसको काम करने के लिए आप दे रहे हैं, बांट के यही काम तुम करेगा, वो उसके इच्छा पे निर्भर नहीं कर रहा, बल्कि जबरदस्ती करना तोरा करे पर तोरे तू करेगा, ऐसे कह रहे। ठीक है, तो यही कहता है कि स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। व्यक्तिगत रूप से वो क्या करना चाहता है इसका कोई मोल नहीं, कोई आधार नहीं, कुछ भी नहीं सुनना तुम्हारा पर्सनल बात, बस जबरदस्ती नहीं होगा। कहता है इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न इतनी बड़ी, गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितना यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। कहता है कि देखिए आज अगर बात कर ले हम, कहते हैं कि आज के उद्योग में अगर बात करें, उद्योगों में, उद्योग धंधा जो है, उद्योगों में, आज के उद्योगों में जो वहाँ के मजदूर या श्रमिक हैं, वहाँ के श्रमिक हैं, जो वहाँ के गरीब, वहाँ पे गरीब व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं, उसके साथ जो जाति होती है, उत्पीड़न होता है। क्या होता है, उत्पीड़न होता है। उसके साथ देखिए क्या होता है कि उत्पीड़न जो होता है उसके साथ उद्योग धंधों में जो उसके साथ क्या होता है, जाति होता है, उत्पीड़न होता है। ये उत्पीड़न जो होता है इतनी बड़ी समस्या नहीं है, मतलब ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि श्रमिकों को जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है, गरीबों को मनचाहा वेतन नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है, उसके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हो रहा है। ये इतनी बड़ी समस्या उद्योग धंधा के अंदर नहीं है जितना कि बहुत से लोग ऐसे लोग जिसको गर्भकाल में ही एक पेशा से बांध दिया गया है। एक पेशा से क्या किया गया है, बांध दिया गया है, पेशा से बांध दिया गया है, और उस पेशा को करने में उसकी कोई रुचि ही नहीं है, उसको करने में कोई रुचि नहीं है, कोई भी रुचि उसको नहीं है। और रुचि के साथ, किसके, और रुचि मतलब मन नहीं लगता है, और रुचि के साथ वो उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, कहता और रुचि के साथ केवल बेबस हो के क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा, बचपन से ही हमको यही कहा गया है कि जो काम तुम्हारे बाप दादा किए हैं वही काम तुमको भी करना पड़ेगा। ठीक है, बेबस होकर के, बेचारा बेबस होकर के वही काम कर रहे, मन नहीं है करने का, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, बेबस होकर के वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब जब मन नहीं है करने का, जबरदस्ती करो तो हो गया, जो काम मिनटों में होगा वो काम सप्ताह में होता है। घंटों का बातें छोड़ो, मिनटों का काम सप्ताह में होगा, सप्ताह का काम साल में होगा। हाँ कर रहे हैं, लगल है, चल रहा है, ठीक है, बीच में उगा रहे हैं, झपकी ले रहे हैं, ठीक है, मन ही नहीं करने का, जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो जब जबरदस्ती कर रहे हैं तो काम को टाल भी नहीं करेगा, अच्छा अभी मन नहीं, थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है कर लेते हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं, अब क्या करें, एक बार में हो जाता है जल्दी, बहुत सारा बहाना उसके मन में बजने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य को दुर्भावना, उसके मन में ऐसी भावना आ जाती है कि वो काम को टालने लगते हैं, काम को बेहतर नहीं करते हैं, और जिससे काम बेहतर नहीं होता है, काम अच्छा काम नहीं होता है। ठीक है, कहता आगे देखिए,
प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अच्छा बताइए, जब काम करने में मन ही नहीं लग रहा है तो आप काम करने में हुनरमंद नहीं होंगे। जब आपको काम करने में मन लगेगा, बिल्कुल एकदम तंदुरुस्ती के साथ काम करेंगे तो उस काम को आप बेहतर सीखेंगे। रोज उस काम को करने की कुछ नए नए तरकीब आप सीखेंगे और धीरे धीरे आप ज़्यादा योग्य होते जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा योग्य होते जाएंगे। लेकिन जब मन ही नहीं लग रहा है, जब मन ही नहीं लग रहा है तो काम करना ही नहीं है। जब काम फिर भी कर रहे हैं तो उससे हमको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई व्यक्ति कुशल नहीं हो सकता। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा। कहता है कि सामाजिक रूप से तो आपको बता ही दिए, सामाजिक रूप से बता ही दिए है। अब आर्थिक रूप से भी देखिए, आर्थिक रूप में भी जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा एक बीमारी है समाज का, एक बीमारी, एक घाव है। क्या है? एक घाव है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलिए देखिए, तो क्या कहता है आगे देखिए, कहता है कि यहाँ से कहाँ से था हम? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा। इस तरह से कहेंगे कि आर्थिक पहलू से भी ये जाति प्रथा क्या है? बहुत बड़ी हानिकारक प्रथा, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। क्योंकि आर्थिक पहलू से भी ये क्या है? हानिकारक प्रथा है। कैसे? तो देखिए, स्वाभाविक रूप से प्रेरणा व आत्मशक्ति को दबा देता है। मतलब आपको काम करने में कोई प्रेरणा नहीं है, कोई उत्सुकता नहीं है कि ये काम हम बेहतर करेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी कोई उत्सुकता आप में नहीं है। आप उस काम में कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं और आपको अस्वाभाविक रूप से ऐसे कामों में जकड़ दिया जाता है जो आपको करने का मन नहीं है। ये जाति प्रथा करना। कहता है कि मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। कहता है कि चलिए ये समस्या निर्मित कैसे हुआ, रचनात्मक पहलू पे मैं जरा गौर करता हूँ। कहता मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मैं फिर मेरी। कहता है कि मैं अगर जातियों के विरुद्ध हूँ, मैं जो ये जाति प्रथा का बुराई कर रहा हूँ, जाति प्रथा का आलोचना कर रहा हूँ, तो आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? कहता है कि फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? आप पूछेंगे कि अच्छा बाबा साहब जी आप ये बताइए कि आपके दृष्टि में एक आदर्श समाज क्या होता है? ये सवाल पूछा जा रहा है। कहता है कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। कहता है कि मेरा जो आदर्श समाज होगा, आदर्श समाज होगा, जिसको अभी अभी आप कह रहे थे कि सभ्य समाज। कौन सा समाज? सभ्य समाज है। सभ्य समाज, मेरा जो सभ्य समाज होगा उसमें तीन चीज सबसे बड़ी चीज होगी, वो होगी समानता। क्या होगी? समानता होगा, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता और भाईचारा। समझिए, भाईचारा या भ्रातृत्व। ठीक है, भ्रातृत्व होनी चाहिए। ये तीन चीज जरूरी है एक आदर्श समाज के लिए। ठीक है, कहता किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। कहता है कि समाज में कुछ भी परिवर्तित हो, कुछ भी नया हो तो वो समाज के सभी व्यक्तियों तक पहुंचे, एक छोर से निकल के दूसरे छोर तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि समाज के जो बेहतर परिवर्तन है वो चंद लोगों के हाथ में रुक जाए और जो आपत्तिजनक है, जो आकस्मिक दुर्घटना जैसी परिवर्तन है जो समाज को बर्बाद कर रहा है, वो जाकर के उन जिसे नीचा बता रहे उसके हाथों पे चला जाए, उसके कंधों पे चला जाए। ऐसा नहीं होनी चाहिए। समाज का परिवर्तन जो है वो एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहिए। मतलब समाज में जितनी भी परिवर्तन हो रही है उसकी गतिशीलता में सभी व्यक्तियों का हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में हो वो एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। कहता कि समाज के बहुविध
जो समाज के सभी क्षेत्रों में बेहतर कहता है कि बेहतर हित की बात है, जिसमें समाज के सभी लोगों को फायदा होना चाहिए, उसमें सबका हिस्सेदारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देश की आर्थिक उन्नति केवल चंद व्यक्तियों के हाथों में आकर के समेट लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे कहता है कि सबको उसकी रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। कहता है कि ऐसी अगर व्यवस्था है तो सब मिलके उसकी रक्षा भी करें। ठीक है, ये कहता है कि सबको उसकी रक्षा के लिए सजग भी होना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबद्ध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कहता है कि सामाजिक जीवन में एक दूसरे से जुड़ने के साधन और अवसर होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूरी कहता है दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है। कहता है कि जिस तरह दूध को पानी में मिला दिया जाए तो पानी दूध जैसा, दूध भी हल्का पानी जैसा हो जाता है, दोनों एक दूसरे का रूप धारण कर लेता है। उसी तरह समाज में भाईचारा का भी होना चाहिए। ठीक है, जब सभी व्यक्ति एक जगह हो तो किसी को ये महसूस ना हो कि हम छोटे हैं हम बड़े हैं, समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। कहता इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है, जहाँ पे सब समान है, सब बराबर है, सब स्वतंत्र है और सब क्या है कि एक साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। कहता लोकतंत्र केवल शासन करने का एक तरीका नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनाचार्य की एक रीति है। कहता सामूहिक रूप में हम एक साथ जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, ये एक ऐसी रीति है लोकतंत्र, तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। कहता और समाज के साथ सम्मिलित रूप एक साथ मिलकर के हम अपनी सभी गतिविधियों के एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, साझेदारी करते हैं, यही तो नाम है लोकतंत्र, इसी का नाम है लोकतंत्र। कहता इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। कहता है इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपने साथियों के प्रति क्या हो, श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये चैप्टर आपका क्या होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए, तो आगे ऑब्जेक्टिव का एक क्लास रहेगा और एक क्लास आपके लिए सब्जेक्टिव का भी रहेगा इसी चैप्टर से। तो हमें उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल बेहतर समझे होंगे, बिल्कुल बेहतर से बेहतर समझे होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, हम अगले क्लास में उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। वो हिंदी का क्लास ही होगा, भले चैप्टर दूसरा होगा लेकिन आपके डाउट को क्लियर जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।